नमस्कार दोस्तों, पुनीत एजुकेशन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा अभ्यास फर्स्ट बी के क्वेश्चंस है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब हमें क्या सिद्ध करना है? 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं होने का क्या मतलब है दोस्तों? कि परिमेय संख्या नहीं होने का मतलब है कि हमें यह सिद्ध करना है 3 × √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिएगा, हमने क्या कहा? हमें ये चीज सिद्ध करने के लिए उल्टा मानना होगा। हमें यह मान लेना होगा दोस्तों कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। तो माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। देखिएगा दोस्तों, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। अब जब हमने 3√3 को परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है दोस्तों? परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है दोस्तों। वही चीज यहां पर देखिएगा, हमने जब इसको परिमेय संख्या मान लिया, इसका मतलब हम इसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों। p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों, जहां p, q देखिएगा दोस्तों, जहां p, q पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा q का मान 0 के बराबर नहीं है दोस्तों। समझिएगा, फिर आगे हम इसको इस रूप में हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम √3 को रोकते हैं और इस 3 को नीचे ले आते हैं दोस्तों, तो 3 को। अब आप देखिए यहां पर, अब आप देखिएगा √3 वास्तव में समझिए, कुछ समय के लिए इस बिल्कुल रियल समझिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप पढ़ के भी आए हो, है ना? तो √3 एक अपरिमेय संख्या है और p बटे ये पूरा q दोस्तों। अगर हम भाई इस पूरे को q माने तो p बटे q ये एक परिमेय संख्या है। अब देखिएगा दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। फिर समझिए, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो कहीं ना कहीं हमारे एज्यूम्पशन का विरोध भी तो हो रहा है दोस्तों। हमारे जो हमने माना है, इस बात का विरोध भी तो हो रहा है दोस्तों। और इसी विरोध के चलते हम ये चीज दिखा देंगे कि चूंकि हमारे इस तथ्य का विरोध हो रहा है, अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, यही चीज दोस्तों, यहीं पर हमें केवल आकर रुक जाना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं इस पे, अब हम कथन यहीं पे लिखेंगे, क्योंकि 3, p तथा q पूर्णांक है, तथा समझिएगा दोस्तों, p/3q 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 एक, भाई अगर p/q एक परिमेय संख्या है, बात समझिएगा, अगर p/q एक परिमेय संख्या है, भाई अगर हम यही कह दें p/q, ये सभी को पता है p/q एक परिमेय संख्या है, p/q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर हम q में किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो भी एक परिमेय संख्या होगी, है ना? परिमेय संख्या है, तथा p/3q एक परिमेय संख्या है।
एक परमेय संख्या है। अब इस प्रकार दोस्तों अगर p अपान 3 की एक परमेय संख्या है तो ये इसी के तो बराबर है दोस्तों, √3 की ही तो बराबर है। इसका मतलब √3 भी एक परमेय संख्या है ना। दिस इंप्लाइज √3 भी एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। परंतु परंतु दोस्तों इस तथ्य का विरोध हो रहा है, इस तथ्य विरोध प्राप्त होता है √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना असत्य है। अतः हमारी कल्पना असत्य है कि 3√3 एक परमेय संख्या है। 3√3 एक परमेय संख्या है। ठीक? अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। चाहे दोस्तों अपरिमेय संख्या है लिख दें, चाहे परिमेय संख्या नहीं है लिख दें, अपरिमेय ये दोस्तों हमें सिद्ध करना था। जो हमारा अभ्यास फर्स्ट वीक का जो पहला प्रश्न था दोस्तों, ये केवल इतने तक ही करना है दोस्तों। ये आएगा तो केवल लघु में ही आएगा, 4 नंबर में 2 नंबर में ही आके खत्म कर देगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों कहीं ना कहीं हम आपको करवा चुके हैं भाई। √3, √2, √7, √5, √11 ये सबका सेम है, लेकिन अब फिर आज दूसरा प्रश्न करवा दे रहे हैं जिससे कोई किसी प्रकार का डाउट ना रह जाए आपको। देखिएगा, अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न। देखिए दोस्तों, हमने मान लिया, यहां पर भी हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा अप्लाई कर देंगे। परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या, इसकी परिभाषा दिस इंप्लाइज √5 इज इक्वल टू p/q, जहां q, सहाभाज्य है। तो सहाभाज्य क्या होता है? संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें कम से कम जिनमें केवल वन उभयनिष्ठ हो। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें केवल वन उभयनिष्ठ हो दोस्तों, सहाभाज्य संख्या कहलाती है। जहां p और q सहाभाज्य है, q डज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 के बराबर नहीं है दोस्तों। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का दोस्तों वर्ग करेंगे तो ये होगा 5 और ये हो जाएगा p² / q²। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, q² को इधर ले आते हैं और 5 को उधर ले जाते हैं। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों क्या है कि
5p² को विभाजित करता है। इसका मतलब 5p² को विभाजित करता है। कि हम यहां वही चीज लिखेंगे, दिस इंप्लाइज 5p² को विभाजित करता है। p² को विभाजित करता है। अब 5p² को विभाजित करता है तो इसका मतलब क्या है कि 5p को भी विभाजित करेगा। भाई अगर उसके स्क्वायर को विभाजित करेगा तो p को भी विभाजित करेगा। को विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण 2 मान लीजिए। अब दोस्तों हम यहां पर एक चीज और मान लेते हैं, देखिएगा। फाइव पी को विभाजित करेगा। ठीक, अब देखिएगा दोस्तों, जैसे 5p को विभाजित करता है, 5p को विभाजित करता है, इसका क्या मतलब है भाई? अगर हम p को 5 से विभाजित करावें, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसका भागफल आएगा, कुछ ना कुछ इसका काटने पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी। वो हमने मान ली r है दोस्तों, वो हमने मान ली कि वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू r है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब इसी का तो मान आया r। अब हम क्या करते हैं, यहां से p की वैल्यू निकाल लेते हैं 5r। यही वैल्यू उठा के समीकरण 2 में हम रख देते हैं दोस्तों। ठीक है, माना, या एक काम करते हैं, चलिए ठीक है, माना p इज इक्वल टू 5r, जहां r पूर्णांक है, जहां r पूर्णांक है, जहां r पूर्णांक है, जहां r पूर्णांक है। समीकरण 1 में देखिएगा उसको, समीकरण 2 में हम p बराबर 5r रखते हैं। ठीक, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में p बराबर 5r रखने पर, जब दोस्तों समीकरण 2 में हम p बराबर 5r रखते हैं तो हमें मिलता क्या है, q² इज इक्वल टू 5r, 5r का स्क्वायर बाई 5। q² इज इक्वल टू 5r को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 25r² बाई 5। तो 5, 5 गन्नम 5 और बचा हम 25। तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, q² इज इक्वल टू 5r²। ये हमारे पास आया, q² इज इक्वल टू 5r²। अब देखिएगा, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों, जो हमारे पास आया है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि r² इज इक्वल टू q² अपॉन 5। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r² इज इक्वल टू q² अपॉन 5। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे यहां पर p² को 5 विभाजित करता है, वैसे यहाँ q² को 5 विभाजित करेगा। तो यही चीज हम लिखेंगे, दिस इंप्लाइज 5 q² को विभाजित करता है। q² को विभाजित करता है, दिस इंप्लाइज 5q को भी विभाजित करेगा। को विभाजित करेगा। अब दोस्तों, अब आप समझिए, यहां क्या लिखा है, 5p को विभाजित करेगा, इसका मतलब p का एक गुणनखंड 5 है। 5q को विभाजित करेगा, इसका मतलब q का एक गुणनखंड 5 है। अब इन दोनों का मतलब क्या है, p और q का कम से कम एक घनिष्ठ गुणनखंड 5 है। लेकिन दोस्तों p और q सहभाज्य संख्या है, जब सहभाज्य संख्या की परिभाषा कम से कम एक गुणनखंड या कम से कम गुणनखंड 1 ही होना चाहिए दोस्तों, कम से कम घनिष्ठ गुणनखंड 1 ही होना चाहिए। तो हमारे इस तथ्य का विरोध प्राप्त हो गया। यही चीज हम यहां लिखेंगे, अर्थात q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड
कम से कम एक वैनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु P, Q सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार हमारी कल्पना का विरोध प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारे कल्पना का विरोध प्राप्त होता है। √5 एक परिमेय संख्या है कि √5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों यही चीज हम यहाँ कह देंगे कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई जब हमारी इस कल्पना का विरोध प्राप्त हो गया कि √5 एक परिमेय संख्या है तो अपरिमेय ही तो होगा। √5 एक अपरिमेय था दोस्तों हमारे पास दूसरे का हल। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जा रहे हैं दोस्तों। सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम दोस्तों इसमें भी हम मान लेते हैं कि 3 + √5 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम इसमें भी मान लेते हैं, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। नहीं, इसमें भी मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है? दिस इंप्लाइज 3 + 2√5 = P/Q, जहां P, Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2√5 = P/Q -3। ऐसे भी तो लिख सकते हैं P/Q -3। और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों, √5 = P/Q -3। ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। अब अंदर मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं दोस्तों, P/2Q - P/Q। हमने √5 को दोस्तों कैसे लिख लिया? हमने √5 को ऐसे लिख लिया कि √5 = P/2Q -3/2। अब देखिएगा दोस्तों, यहां समझिएगा दोस्तों, ये भी एक परिमेय संख्या है। समझिएगा, पहले समझा दें उसके बाद कराते हैं दोस्तों। ये भी एक परिमेय संख्या है और हम ये सभी जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का डिफरेंस, दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होती है दोस्तों। तो ये पूरा भी एक परिमेय संख्या आ जाएगी दोस्तों, ये पूरी भी एक परिमेय संख्या आ जाएगी। लेकिन √5 है क्या? √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारी इस कल्पना का विरोध होता है दोस्तों कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी इस कल्पना का विरोध होता है दोस्तों
कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु ये बात तो सत्य है ना। परंतु रूट 5 दोस्तों क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या तो ही है, लेकिन यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ से परिमेय संख्या आ रही है। तो हमारी इस कल्पना का विरोध हो रहा है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः जो हमारे पास वैल्यू दी गई ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यही चीज हम लिखेंगे। देखिएगा दोस्तों, क्योंकि क्योंकि p/2q और p/2 एक है ना परिमेय संख्याएं हैं। क्या लिखते हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो दिस इंप्लाइज दोस्तों, इनका जो डिफरेंस होगा p/2q माइनस 3/2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये दोस्तों क्या होगी, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। इसका मतलब रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। भाई अगर ये पूरा परिमेय संख्या, ये पूरी परिमेय संख्या है, तो ये इसी के तो बराबर है, इसका मतलब रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। दिस इंप्लाइज रूट 5 एक परिमेय संख्या है। दिस इंप्लाइज रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है। रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु हमारे इस तथ्य का विरोध प्राप्त होता है, परंतु इस तथ्य का विरोध प्राप्त होता है, परंतु रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु यहां पर ये कर दें, अर्थात यह विरोध प्राप्त होता है, अर्थात यह विरोध प्राप्त होता है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी धारणा, अतः यह निष्कर्ष निकलता है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा और चौथा सेम है दोस्तों, लेकिन हम करा दे रहे हैं। सिद्ध कीजिए रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी का हम उल्टा मान लेते हैं दोस्तों कि रूट 7 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया दोस्तों, हमने मान लिया कि रूट 7 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है दोस्तों, ये p/q के बराबर होगा। जहां दोस्तों, जहां p, q सहभाज्य संख्या है। और सहभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें केवल उभयनिष्ठ 1 हो, जिनमें केवल उभयनिष्ठ 1 हो, सहभाज्य हो। ठीक, तथा डज नॉट इक्वल टू 0 है दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,
समीकरण 1 के दोस्तों दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो इसका वर्ग करेंगे तो 7 हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। अब हम दोस्तों इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 7, समीकरण 2। अब देखिए दोस्तों, इसका इसका क्या मतलब है? दिस इंप्लाइज दोस्तों पी स्क्वायर 7 से विभाजित होता है, मतलब 7 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। सात पी स्क्वायर को विभाजित करता है। दिस इंप्लाइज दोस्तों 7 पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। को विभाजित करेगा, ठीक दोस्तों। अब देखिए 7 पी को विभाजित करेगा दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसका कुछ वैल्यू काटेंगे तो कोई वैल्यू आएगी दोस्तों, उसको हम आर मान लेते हैं। और आर क्या है? पूर्णांक है। तो यहां पर लिख लीजिए दोस्तों, P बराबर से माना कर दीजिए, माना P बराबर 7R, ठीक है दोस्तों। जहां R क्या है? R इज इक्वल टू पूर्णांक, बराबर पूर्णांक है, ठीक दोस्तों। अब समीकरण दो में P बराबर 7R रखने पर, समीकरण 2 में दोस्तों P बराबर हम 7R रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों? क्यू स्क्वायर बराबर P की वैल्यू 7R का स्क्वायर बाई 7। अब दोस्तों हमारे पास क्या हो मिलता है?